नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शहनाई की गूंज अब धीमी पड़ चुकी थी और विदाई के गीत की फिजाओं में एक अजीब सी उदासी गोल रहे थे। मंडप सूना हो चुका था और घर के आंगन में सजे हुए गेंदे के फूल अब मुरझाने लगे थे। ये समय था सुमन की विदाई का। वही सुमन जो इस घर की रौनक थी, आज लाल जोड़े में लिपटी हुई, आंसुओं से भीगी आंखों के साथ अपने बाबुल की देहरी छोड़ने को तैयार खड़ी थी। सुमन के पिता दीनानाथ जी व्हीलचेयर पर बैठे थे। पिछले 5 सालों से लकवे ने उनके आधे शरीर को बेजान कर दिया था। उनकी जुबान भी साफ नहीं थी, बस आंखों से सब कुछ बयां करते थे। सुमन ही उनकी लाठी थी, उनकी आवाज़ थी और उनकी माँ भी। सुमन की माँ के गुजर जाने के बाद दीनानाथ जी पूरी तरह टूट गए थे। तब सुमन ने ही उन्हें संभाला था। दूल्हा रजत एक समझदार और सुलझा हुआ युवक था। रजत का परिवार शहर का प्रतिष्ठित परिवार था। शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। बारातियों ने खूब दावत उड़ाई थी और अब सब गाड़ियों में बैठ चुके थे। सजी हुई इनोवा कार सुमन के इंतज़ार में खड़ी थी। चलो बिटिया, अब देर हो रही है, मुहूर्त निकल जाएगा। सुमन की चाची, जो पिछले कुछ दिनों से शादी की व्यवस्था संभाल रही थी, ने सुमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सुमन धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने झुककर अपने पिता के पैर छुए। दीनानाथ जी कांपते हाथों से उसे आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों से अविरल धारा बह रही थी। वो कुछ बोलना चाह रहे थे, बिटिया, पर शब्द गले में ही अटक गए। सुमन ने पिता को गले लगाया। बाबूजी, अपना ख्याल रखना, समय पर दवाई लेना और चाची जी को तंग मत करना। चाची जी ने तुरंत टोक दिया। अरे तुम चिंता मत करो सुमन, हम हैं ना। तुम अब अपने परिवार पर ध्यान दो, यहाँ का मोह छोड़ो। सुमन का मन भारी था, लेकिन रस्म तो निभानी ही थी। वह भारी कदमों से कार की तरफ बढ़ी। रजत पहले से कार में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। सुमन ने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र बरामदे में बैठे अपने पिता पर पड़ी। वहाँ एक अजीब दृश्य था। दीनानाथ जी पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। उनका हाथ काँप रहा था। पानी का गिलास उनके हाथ से छूट गया और उनका कुर्ता गीला हो गया। गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर पास खड़ी चाची जी झुंझला उठी। उन्होंने दीनानाथ जी को डांटते हुए कहा, अरे भाई साहब, अभी तो कपड़े बदलवाए थे, फिर गीले कर लिए। अब कौन बदलेगा इतनी रात को? मुझे और भी काम है, पड़े रहिए अब ऐसे ही गीले कपड़ों में सुबह तक। चाची जी के चेहरे पर झुंझलाहट और दीनानाथ जी के चेहरे पर वो बेबसी सुमन की नज़रों से छिप न सकी। उसे वो भविष्य साफ दिखाई दे गया जो उसके जाने के बाद उसके पिता का होने वाला था। जिस पिता ने उसे राजकुमारियों की तरह पाला, आज वो अपनी ही भाभी की दया का पात्र बनकर रह गया था। अभी विदाई की गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई थी और उपेक्षा शुरू हो गई थी। सुमन का शरीर सुन्न पड़ गया। उसका एक पैर गाड़ी के अंदर था और दूसरा बाहर। उसके कानों में पंडित जी के मंत्र नहीं, बल्कि चाची जी को वो डांट गूंज रही थी, पड़े रहिए बस अब ऐसे ही। अचानक सुमन ने अपना पैर वापस खींचा। उसने जोर से कार का दरवाज़ा बंद किया, लेकिन बाहर खड़े होकर सब हैरान रह गए। रजत ने शीशे से झांक कर पूछा, क्या हुआ सुमन, कुछ भूल गई हो क्या? सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेज कदमों से वापस बरामदे की तरफ बढ़ी। उसके लहंगे की भारी गोटा पट्टी जमीन पर घिसट रही थी, लेकिन उसकी चाल में एक आंधी थी। वो सीधे अपने पिता के पास पहुंची, अपनी चुनरी से उनका गीला कुर्ता पोंछा और पास रखे जग से दूसरा गिलास पानी भरकर उन्हें अपने हाथों से पिलाया। पूरा अहाता सन्न रह गया। बाराती गराती रिश्तेदार सबकी नज़रें सुमन पर थी। रजत के पिता मिस्टर खन्ना गाड़ी से उतर कर आए। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? पानी तो नौकर भी पिला देते। चलो, मुहूर्त निकल रहा है। सुमन खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए थे। अब उसकी आंखों में एक अंगार था। उसने पलटकर ससुर जी और अपने पति रजत को देखा। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। सुमन की आवाज़ स्पष्ट और कंपन रहित थी। सन्नाटा और गहरा हो गया, जैसे किसी ने शादी के मंडप में बम फोड़ दिया हो। चाची जी दौड़कर आई। पागल हो गई है क्या लड़की? विदाई के वक्त अपशगुन की बातें करती है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? हाँ चाची जी, दिमाग अब तक खराब था, जो मुझे लगा कि मेरे जाने के बाद आप बाबूजी का ख्याल रखेंगे। सुमन ने कड़े स्वर में कहा, लेकिन अभी मैंने देख लिया। मेरे घर से निकलते ही जिस भाई साहब को आप डांट रही हैं, कल को उन्हें एक रोटी के लिए भी तरसा देंगी। मैं अपनी आंखों के सामने अपने भगवान जैसे पिता को तिल तिल कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। रज्जत कार से उतरकर
सुमन के पास आया। वो उलझन में था। सुमन, ये तुम क्या कह रही हो? शादी हो चुकी है, हम पति पत्नी हैं, तुम ऐसे कैसे मना कर सकती हो? सुमन ने रज्जत की आंखों में देखा। रज्जत, मैंने 7 फेरे लिए हैं, मैं अपना धर्म जानती हूँ, लेकिन मेरा पहला धर्म बेटी होने का है। ये वो इंसान है जिन्होंने माँ के जाने के बाद मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आज जब इनका शरीर साथ नहीं दे रहा तो मैंने वो समझकर किसी और के भरोसे कैसे छोड़ दूँ, वो भी उनके भरोसे जिन्हें इनकी सेवा करना काम लगता है। रज्जत के पिता गुस्से से लाल हो गए। देखो दीनानाथ जी, अपनी बेटी को समझाइए, ये तमाशा हमारे खानदान की इज्जत मिटा देगा। दुल्हन विदाई के वक्त नखरे दिखा रही है, लोग क्या कहेंगे? दीनानाथ जी व्हीलचेयर पर बैठे बैठे रो रहे थे। वे अस्पष्ट आवाज़ में बोल रहे थे, जा बेटी जा। वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से बेटी का घर उजड़े। सुमन ने पिता के कंधे पर हाथ रखा। नहीं बाबूजी, आज नहीं। अगर आज मैं चली गई तो शायद मैं एक अच्छी पत्नी कहलाऊं, लेकिन ज़िंदगी भर अपनी नज़रों में एक गिरी हुई बेटी रहूंगी। जिस दिन आपको मेरी ज़रूरत थी उस दिन मैंने मुंह फेर लिया। ये पाप मैं नहीं कर सकती। सुमन ने भीड़ की तरफ देखा और हाथ जोड़ लिए। मिस्टर खन्ना, आप लोग जा सकते हैं। मैं ये शादी नहीं तोड़ रही, लेकिन मैं ये घर छोड़कर भी नहीं जा सकती। अगर रज्जत मेरे साथ यहाँ घर जमाई बनकर रहना चाहे तो स्वागत है, वरना आप अपनी बारात वापस ले जाइए। घर जमाई? मिस्टर खन्ना चिल्लाए। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा बेटा करोड़ों के बिजनेस का वारिस है, तुम्हारे इस टूटे हुए मकान में रहेगा। हमने बहू मांगी थी, बेटे का सौदा नहीं किया था। चलो रज्जत, अभी के अभी। तनावपूर्ण माहौल खो गया था। चाची और चाचा सुमन को कोस रहे थे। ना शुक्री गई कि इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही है, अब कौन करेगा इससे शादी? बूढ़े बाप को लेकर बैठी रहेगी जिंदगी भर। सुमन अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। वो अपने पिता की व्हीलचेयर को कसकर पकड़े खड़ी थी, जैसे कोई डाल हो। रज्जत खामोश खड़ा था। वो अपने पिता के गुस्से और सुमन के आंसुओं के बीच पिस रहा था। उसने सुमन के प्यार को देखा था, उसके समर्पण को देखा था। उसने देखा था कि कैसे सुमन ने अपनी मेहंदी वाले हाथों से पिता को दवाई खिलाई थी। मिस्टर खन्ना ने रज्जत का हाथ पकड़ा। चलते हैं रज्जत, ऐसी लड़की हमारे घर के लायक नहीं जो बड़ों की इज्जत करना न जाने और अपनी मनमानी करे। रज्जत ने पिता का हाथ झटक दिया। पापा 1 मिनट। रज्जत आगे बढ़ा और सुमन के सामने खड़ा हो गया। सुमन, तुम जानती हो ना कि घर जमाई बनकर रहना हमारे समाज में मर्द की शान के खिलाफ माना जाता है। सुमन ने नज़रें झुका ली। जानती हूँ रज्जत, इसीलिए मैंने कहा आप जा सकते हैं। मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी, पर मैं मजबूर हूँ। रज्जत ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसने वहाँ मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। सुमन, अगर आज मैं तुम्हें छोड़कर चला गया तो शायद समाज मुझे मर्द कहेगा, लेकिन मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँगा। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक अच्छी बेटी नहीं, बल्कि एक बेहद मजबूत इंसान हो, और मुझे गर्व है कि मैंने तुम जैसी लड़की को चुना। रज्जत ने अपने पिता की ओर देखा। पापा, अगर कल को मुझे पैरालाइज हो जाए या मैं बूढ़ा और लाचार हो जाऊं, तो क्या आप चाहेंगे कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाए? या अगर आप बिस्तर पर हो तो क्या आप चाहेंगे कि मैं और मेरी पत्नी आपको नौकरों के भरोसे छोड़कर पिकनिक मनाने चले जाए? मिस्टर खन्ना चुप रह गए। सवाल सीधा दिल पर लगा था। रजत ने फिर कहा, सुमन ने जो किया वो विद्रोह नहीं है पापा, वो समर्पण है। और जो लड़की अपने जन्मदाता को नहीं छोड़ सकती, वो कल को हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है और हम उसे ठुकरा रहे हैं। फिर रजत सुमन की ओर मुड़ा। सुमन, मैं घर जमाई बनकर तो नहीं रह सकता, मेरे भी अपने माता पिता हैं, मेरा भी फ़र्ज़ है। लेकिन सुमन का दिल बैठ गया। लेकिन किसने कहा कि विदाई में सिर्फ दुल्हन ही जाती है? रजत ने दीनानाथ जी की व्हीलचेयर का हैंडल थाम लिया। बाबूजी हमारे साथ चलेंगे, हमारे घर। आज से वो सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं, मेरे भी पिता है। मेरा घर बहुत बड़ा है सुमन, वहाँ एक कमरा बाबूजी के लिए हमेशा खाली रहेगा। और रही बात सेवा की, तो हम दोनों मिलकर करेंगे। डॉक्टर, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, सबका इंतज़ाम हो जाएगा। पर इन्हें यहाँ अकेले या रिश्तेदार के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। सुमन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने झटके से सिर उठाकर रजत को देखा। रजत की आंखों में सच्चाई थी। चाची बीच में बोली, अरे ये कैसे हो सकता है? लड़की के बाप का दामाद के घर रहना,
समाज थू थू करेगा। शास्त्रों में लिखा है। चाची जी, रजत ने कड़ाई से टोका, शास्त्रों में ये भी लिखा है कि बुजुर्गों की सेवा ईश्वर की सेवा है। और समाज समाज तब कहाँ था जब बाबूजी अकेले तड़प रहे थे। जब आपने अभी इन्हें डांटा तब समाज की नाक नहीं कटी। जब एक बेटी अपने फ़र्ज के लिए लड़ रही है तो समाज को दिक्कत है। रजत ने अपने पिता मिस्टर खन्ना से पूछा, पापा, क्या आपको एतराज़ है अगर हम एक और पिता को अपने घर ले आए? क्या आपका दिल इतना छोटा है? मिस्टर खन्ना की आंखों में शर्मिंदगी और गर्व दोनों के भाव थे। बेटे की समझदारी ने उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। वे आगे बढ़े और दीनानाथ जी के पास गए। उन्होंने दीनानाथ जी के हाथ को अपने हाथ में लिया। समधी जी, अब तक तो सुना था कि बेटी पराई होती है, पर आज आपकी बेटी ने सिखा दिया कि बेटी तो वो जड़ है जो कभी पेड़ को सूखने नहीं देती। चलिए, आपका नया घर आपका इंतज़ार कर रहा है। अब हम दो समधी मिलकर शतरंज खेला करेंगे। माहौल बदल चुका था। जो लोग अभी सुमन को कोस रहे थे, अब उनकी आंखों में नमी थी। सुमन फपक कर रो पड़ी और रजत के गले लग गई। शुक्रिया रजत, तुमने मेरी दुनिया बचा ली। सुमन सिसक रही थी। अरे पगली, तुमने मुझे इंसान बना दिया। रजत ने उसके आंसू पोंछे। विदाई फिर से शुरू हुई, लेकिन ये विदाई वैसी नहीं थी जैसी अक्सर होती है। बारात की गाड़ियों के पीछे एक एम्बुलेंस नहीं बल्कि रजत की कार चली। उस कार में आगे ड्राइवर के साथ रजत बैठा था और पीछे की सीट पर सुमन अपने पिता का सिर अपनी गोद में रखकर बैठी थी। दीनानाथ जी अब रो नहीं रहे थे। उनकी आंखों में एक सुकून था। उन्हें अपना घर छूटने का गम नहीं था, क्योंकि उनका असली घर उनकी बेटी और अब उनका बेटा रजत उनके साथ थे। गाड़ी जब चली तो सुमन ने पीछे मुड़कर उस पुराने घर को देखा। उसने ईंट पत्थर से उस मकान को तो छोड़ दिया था, लेकिन उसने उन रिश्तों को नहीं छोड़ा जो उस घर की नींव थे। चाची और चाचा बरामदे में खड़े रह गए, शर्मिंदा और अकेले। उन्होंने सोचा था कि दीनानाथ जी के मरने के बाद प्रॉपर्टी उनकी होगी, लेकिन आज रजत और सुमन दीनानाथ जी को अपने साथ लेकर जाकर उस लालच पर भी ताला लगा गए थे। शहर पहुंचकर रजत के घर में जब गृह प्रवेश हुआ तो सुमन ने अकेले कलश नहीं गिराया। रजत ने दीनानाथ जी की व्हीलचेयर को धक्का दिया और सुमन ने चावल का कलश गिराया। दोनों ने मिलकर घर में प्रवेश किया। उस रात सुमन ने डायरी में लिखा, लोग कहते हैं शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, लेकिन अगर जीवन साथी रजत जैसा हो तो लड़की पराई नहीं बल्कि परिपूर्ण हो जाती है। आज मैंने अपना मायका नहीं खोया, बल्कि अपने मायके को अपने ससुराल में पा लिया। ये कहानी सिर्फ सुमन की नहीं, हर उस बेटी की है जो अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बनना चाहती है, लेकिन समाज की बेड़ियाँ उसे रोक देती है। और ये कहानी हर उस रजत की है जो जानता है कि प्यार का मतलब सिर्फ पत्नी को अपनाना नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व, उसकी जिम्मेदारियों और उसके अपनों का अपनाना होता है। माता पिता तब तक बोझ नहीं लगते जब तक हम बच्चे होते हैं और वो हमें पालते हैं, तो फिर बुढ़ापे में जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो वे बोझ क्यों बन जाते हैं। सुमन और रजत ने साबित किया कि अगर नीयत साफ हो तो कोई भी रस्म इंसानियत से बड़ी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या रजत का फैसला सही था? अगर आप रजत की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।